अस्सलाम वालेकुम। ये हमारा सेकेंड ईयर का सेकेंड लेक्चर है, फर्स्ट चैप्टर नेशनल इनकम का। इससे पहले हमने फर्स्ट लेक्चर में हमने नेशनल इनकम की डेफिनेशन और इसके अलावा खाम कौमी पैदावार के बारे में पढ़ा था कि वो क्या होती है, उसकी डेफिनेशन पढ़ी थी और उसको मेजर करते हुए किन चीज़ों का ख्याल किया जाता है, कौन सी एहतियातें। अब जो हमने पढ़ना है वो ये है कि ख़र्च के तहत हम किस तरीके से खाम कौमी पैदावार को मालूम कर सकते हैं। अब निजी सरफी खर्च प्राइवेट कंजम्पशन है। आम लोग जो अपने रहने सहने, खाने पीने, आम रूटीन ज़िंदगी पर जो ख़र्च करते हैं उसको वो निजी सरफी खर्च कहलाता है, वो इसमें शामिल हो जाएगा। नंबर 2 पे जो है हुकूमत का सरफी खर्च है। हुकूमत साल भर में अपने मुलाज़िमों को तनख्वाह देती है, डिफरेंट किस्म के अलाउंसेस फ्राहम करती है, अपने डिफेंस पे खर्च करती है, तो वो अखराजात इसमें शामिल होंगे। नंबर 3 जो निजी सरमायाकारी है, आम अफराद जो सरमायाकारी करते हैं, अपनी बचतों को जमा करके छोटा सा कारोबार कर लेते हैं, छोटी सी फैक्ट्री खोल लेते हैं, तो वो उसके वो सरमायाकारी इसमें शामिल होगी। सरकारी सरमायाकारी, इसके अलावा हुकूमत जो सरमायाकारी करती है वो सरमायाकारी भी इसमें शामिल होगी। हुकूमत बहुत सारे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट स्टार्ट करती है, वो उस पर जो इन्वेस्टमेंट होगी वो इसमें शामिल होगी। नहरें बनाती है, पुल बनाती है, सड़कें बनाती हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में इन्वेस्टमेंट करती हैं, तो वो इसमें शामिल हो। गैर मुल्की सरमायाकारी यानी बाहर के लोग जो किसी मुल्क में सरमायाकारी करते हैं वो भी इसमें शामिल होगी। इसके अलावा जो है बरामदात और दरामदात का जो फ़र्क होगा, जिसे X-M है, एक्सपोर्ट माइनस इम्पोर्ट, वो भी इसमें शामिल होगा। अगर आपकी हमारी एक्सपोर्ट ज़्यादा होगी और इम्पोर्ट्स कम होंगी तो उससे जो सरप्लस वैल्यू या सरप्लस रकम हमें हासिल जो होगी, फाजिल रकम, वो जो रकम होगी वो इसमें शामिल हो जाती है। जैसे खाम कौमी पैदावार के यहाँ पर एक लिखी हुई है इक्वेशन, उसको ये देखें, यहाँ पर इक्वेशन लिखी हुई है, ये लिखी हुई, ये खाम कौमी पैदावार बराबर है सर्फ जमा सरमायाकारी जमा हुकूमती खर्च और सरमायाकारी जमा बरामदात माइनस दरामदात। इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है C+I+G + X-M, इसको इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। नंबर 2 पे हमने आज पढ़ना है खालिस कौमी पैदावार। खाम कौमी पैदावार हम पढ़ चुके हैं, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट। आज जो पढ़ना है वो है खालिस कौमी पैदावार, नेट नेशनल प्रोडक्ट। अगर खाम कौमी पैदावार के अंदर हम शिकस्त और रेख के अखराजात या फरसुदगी के अखराजात जो हैं वो माइनस कर दें तो हमें खालिस कौमी पैदावार हासिल हो जाती है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन लिखी हुई है NNP = GNP - DA, यानी डेप्रिसिएशन अलाउंस, ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन अलाउंस। अगर हम इसमें से डेप्रिसिएशन अलाउंस को माइनस कर देते हैं तो वो हमें खालिस कौमी पैदावार हासिल हो जाएगी। अब डेप्रिसिएशन अलाउंस क्या होता है या फरसती अखराजात क्या होते हैं? जो अखराजात हम जो मशीनें, गाड़ियाँ, दीगर आलात जो हैं उनकी तोड़ फोड़ के सिस्टम में बर्दाश्त करने पड़ते हैं, ये वो अखराजात होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक फार्मर है, एक काश्तकार है, उसने एक ट्रैक्टर लिया है और वो ट्रैक्टर उसने 3 लाख रुपए का लिया है। अगर उसकी गारंटी जो है 20 साल है, यानी कि 20 साल बाद ये ट्रैक्टर ख़राब हो जाएगा, तो वो क्या करेगा, हर साल उस ट्रैक्टर की आमदनी में से 15,000 रुपये एक साइड पे रखता रहेगा, क्योंकि उसको मालूम है कि 20 साल बाद ये ट्रैक्टर ख़राब हो जाएगा, तो 20 साल बाद उसके पास उतनी रकम जमा हो जाएगी जिससे वो एक नया ट्रैक्टर ख़रीद सकता है। तो इसको आप कह सकते हैं कि ये सरमाए की फरसुदगी का अलाउंस है जो हमें अशिया की तोड़ फोड़ के सिलसिले में बर्दाश्त करना पड़ता है। इससे आपका जो सरमाया है वो अपनी असली हालत में मौजूद रहेगा और इससे जो आपकी जो आमदनी है वो आप इसको आमदनी समझकर भी इसे खर्च नहीं करेगा। नंबर 3 पे जो है वो खाम मुल्की पैदावार है, इसको ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट कहते हैं, GDP। इसके अंदर क्या होगा कि आपके मुल्क के सिर्फ अंदरूनी ज़राए से जो अशिया खदमात बनेंगी वो इसमें शामिल होंगी, बाकी जो बैरूनी ज़राए से अशिया खदमात तैयार की जाएंगी वो इसमें शामिल होंगी। जैसे हमारी एक जोग्राफिकल टेरिटरी है एक मुल्क के, उसके अंदर जो ज़राए मौजूद हैं, हमने उनसे जो चीज़ें बनाई हैं, जो अशिया खदमात उनसे तैयार की गई हैं, वही इसमें शामिल होंगी। बैरूनी ममालिक में जो बैरून मुल्क के ज़राए से जो अशिया तैयार की गई हैं वो इसमें शामिल नहीं होंगी। तो हम लोग क्या करेंगे, खाम कौमी पैदावार जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ी थी उसमें से अगर हम बैरूनी ज़राए से हासिल करदा आमदनी को माइनस कर देंगे तो हमें खालिस खाम मुल्की पैदावार हासिल हो जाएगी। नंबर 4 पर है कौमी आमदनी। खाम कौमी पैदावार में से फरसुदगी के अखराजात निकाल देते हैं तो खालिस कौमी पैदावार रह जाती है। ये पढ़ लिया है, ठीक है। अब खालिस कौमी पैदावार में से अगर हम बिलवास्ता टैक्स निकाल दें, सबसे पहले बिलवास्ता टैक्स निकाल दें। ये मैंने बताया भी था आपको फर्स्ट लेक्चर में कि बिलवास्ता टैक्स क्या होते हैं। वो टैक्स है जिसका बर्डन आप किसी दूसरे पर डाल सकते हैं। इसमें आपके पास कस्टम ड्यूटी है, एक्साइज ड्यूटी है, सेल्स टैक्स, बिक्री टैक्स इसको कहते हैं, वो भी शामिल है।
एक कस्टम ड्यूटी जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट पर लगता है वो टैक्स वो लगता है इंपोर्टर्स और एक्सपोर्टर्स के ऊपर है, वो फिर उसकी प्राइस में शामिल करके आवाम से वसूल कर लेते हैं, तो इसका बर्डन दूसरे मुंतकिल हो जाता है। तो वो हमें क्या है कि हमने बिलवास्ता टैक्स इसमें जो है शामिल होते हैं अगर हम खालिस कौमी पैदावार में से बिलवास्ता टैक्स को माइनस कर दें और इसमें आय नहीं यानी सब्सिडीज़ को जमा कर दें। सब्सिडीज़ क्या होती हैं? ये सब्सिडी होती है कि हुकूमत जो ग्रांट देती है इंडस्ट्रीज़ को कि वो स्टेबल हो जाए, क्यों, और दूसरा ये कि वो जो चीज़ प्रोवाइड जो इंडस्ट्री वो जो चीज़ प्रोवाइड कर रही है वो लो प्राइस के ऊपर आवाम को मिल जाए। तो इसमें जो सब्सिडी या जो पैसे प्रोवाइड किए जाते हैं या रियायत होती है एक तरह की जो हुकूमत की तरफ से, स्टेट की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से इंडस्ट्रीज़ को दी जाती हैं, तो इसको हम आयने कहते हैं। ये इसमें जमा कर दिया जाए खालिस कौमी पैदावार के अंदर और बिलवास्ता टैक्स निकाल दिया जाए तो हमें क्या हासिल हो जाता है? हमें कौमी आमदनी हासिल हो जाती है। नेक्स्ट जो हमने पढ़ना है वो है शख्सी आमदनी। शख्सी आमदनी क्या होती है कि एक शख्स फ़र्दन अलग अलग तौर पर एक साल में जो कमाता है, हर शख्स अलग अलग जो कमाता है वो उसकी शख्सी आमदनी यानी उसकी पर्सनल इनकम होती है। फॉर एग्जांपल एक डॉक्टर 5 लाख रुपए कमा रहा है एक साल के, तो वो उसकी शख्सी आमदनी है। अगर एक टीचर एक साल में 6 लाख कमा रहा है या 4 लाख कमा रहा है तो वो उसकी शख्सी आमदनी है, तो पर्सनल इनकम है। अब इसके अंदर क्या चीज़ शामिल होगी और क्या चीज़ शामिल नहीं होगी वो देख लेते हैं। नंबर 1 में लिखा है जी इंतकाली अदायगियाँ जो हैं वो इसमें शामिल होंगी। अब इंतकाली अदायगियाँ क्या होती है? इसको ट्रांसफ़र पेमेंट्स कहते हैं। ट्रांसफ़र पेमेंट्स वो पेमेंट्स होती हैं जो आपको बिना किसी मेहनत, बिना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के हासिल हो जाए। इसमें आपको ज़कात, सदक़ात, पेंशन, गिफ्ट्स, स्कॉलरशिप्स, ये वो पेमेंट्स होती हैं जो बिना किसी इकोनॉमिक एक्टिविटी के आपको हासिल हो जाती हैं, तो वो इसमें शामिल हो जाएंगे। ठीक है। और नेक्स्ट जो है नंबर 2 पे है, इसमें बराह रास्त टैक्स शामिल होते हैं। शख्सी आमदनी के अंदर बराह रास्त टैक्स शामिल होगा। जैसे आपको पहले भी बताया था कि एक बिलवास्ता टैक्स होता है, एक बराह रास्त टैक्स। बराह रास्त टैक्स जिस पे लगाया जाता है वही इसकी अदायगी करता है, तो इसके अंदर शख्सी आमदनी के अंदर बराह रास्त टैक्स शामिल होगा। नंबर 3 मुश्तरका सरमाई कंपनियों के ऐसे मुनाफाजात शामिल नहीं होते जो हिस्सेदारों में तकसीम ना किए गए हों। जो जॉइंट स्टॉक कंपनीज होते हैं इसमें बहुत सारे पार्टनर्स शामिल होते हैं। जब भी मुनाफा होता है तो वो उस मुनाफे का कुछ हिस्सा जो है वो संभाल कर रख लेते हैं और वो अपने हिस्सेदारों में तकसीम नहीं करते ताकि ज़रूरत के वक्त वो उस पैसों को इस्तेमाल में ला सके। फॉर एग्जांपल अगर उन्हें 3 लाख का मुनाफा हुआ है, 3 लाख में से वो 50,000 साइड पर रख देंगे और बाकी 2.5 लाख अपने हिस्सेदारों में तकसीम कर देंगे, क्योंकि 50,000 कोई बुरा वक्त आ जाता है या फर्दर कोई इन्वेस्टमेंट करनी हो तो वो उस पैसों में से इन्वेस्टमेंट कर लेंगे, तो वो इसमें शामिल नहीं किया जाता। अब हम क्या इसकी जो इक्वेशन बनेगी वो कुछ इस तरीके से होगी कि शख्सी आमदनी का मजमुआ बराबर है कौमी आमदनी जमा इंतकाली अदायगियाँ जमा बराह रास्त टैक्स माइनस मुश्तरका सरमाई कंपनी में गैर मुनक़सिम शुदा गैर मुनक़सिम यानी जो तकसीम नहीं हुए वो मुनाफाजात। अब देखें कौमी आमदनी के अंदर इंतकाली अदायगियाँ ऐड हैं, बराह रास्त टैक्स ऐड हैं, जबकि जो गैर मुनक़सिम मुनाफाजात हैं वो जो इसमें ऐड नहीं है वो इसमें से माइनस हो जाएंगे। नेक्स्ट जो है टॉपिक वो है काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी। ये जो किसी शख्स को एक आमदनी हासिल होती है वो सारी की सारी अपनी मर्ज़ी से खर्च नहीं कर सकता, उसका कुछ हिस्सा वो अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सकता है, कुछ बाकी हिस्सा नहीं कर सकता। जो वो अपनी मर्ज़ी से खर्च कर सकता है उसको वो काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी कहलाती है। जब फॉर एग्जांपल एक पर्सन को अगर 10,000 आमदनी हासिल हो रही है तो 10,000 में से वो 7,000 तो अपनी 3,000 उसने जो है टैक्स की फॉर्म में पे करना है, तो वो टैक्स देने के बाद जो उसको रकम बच जाएगी या कोई और सोशल सिक्योरिटी पेमेंट्स हैं वो जब वो दे देगा तो उसके बाद जो रकम बच जाएगी तो वो उसकी डिस्पोजेबल पर्सनल इनकम यानी काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी होगी। जैसे यहाँ पे एक देखें इक्वेशन लिखी हुई है YD = Y - T। वाई आपकी शख्सी आमदनी है, उसमें से टैक्स यानी बराह रास्त टैक्स निकाल दें। ऊपर जो पढ़ाया था उसके अंदर बराह रास्त टैक्स इंक्लूड था, अब इसमें से वो माइनस कर देंगे तो आपके पास काबिल तसर्रुफ़ शख्सी आमदनी हासिल हो जाएगी। अब आ जाते हैं फ़ीकस आमदनी के ऊपर। फ़ीकस आमदनी क्या होती है कि फ़ीकस आमदनी से मुराद औसतन फ़ीकस सालाना आमदनी ली जाती है, यानी कि सालाना एक साल में एक शख्स औसतन कितनी आमदनी एक शख्स को हासिल हो रही है एक मुल्क के अंदर, तो वो जो है फ़ीकस आमदनी कहलाएगी। इसको मालूम करने का फार्मूला ये होता है कि आप अपनी टोटल जो नेशनल इनकम है उसको आप अपनी टोटल पॉपुलेशन से डिवाइड कर देंगे, तो जो आपको एक फ़िगर हासिल हो जाएगा वो आपकी फ़ीकस आमदनी कहलाएगी। आज के लिए इतना ही बहुत है, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।